हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक कवर करने जा रही हूँ उसका नाम है मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष में हम मराठों के उत्कर्ष में आधा पार्ट कवर कर लिए थे, जिसमें हमने बहुत ही महान सम्राट जो थे शिवाजी के बारे में हमने कवर कर लिए थे। शिवाजी के बारे में अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आज जो हम यहाँ पे देखिए, आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है शिवाजी के उत्तराधिकारी। मतलब शिवाजी के कौन उत्तराधिकारी कौन कौन है और उन्होंने क्या सब किया, कितने दिन तक रहे, तो इसके बारे में हम आज कवर करेंगे। और इससे पहले जस्ट पहले वाले वीडियो में हम जो कवर किए हैं वो हम कवर किए हैं मराठों का उत्कर्ष। तो मराठों के उत्कर्ष में हम शिवाजी को ये सब देख लिए थे और हमने प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। यहाँ पे देखिए, ये रहे शिवाजी के उत्तराधिकारी और आज हम इनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। करा शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। और शिवाजी मतलब यानी शिवाजी के पुत्र थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। और यहाँ पे कह रहा है कि जो संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी के उत्तराधिकारी थे संभाजी। और संभाजी जो है अपना सलाहकार किसे नियुक्त करते हैं? तो उज्जैन के जो है हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। मार्च 1689 में मुगल सेनापति मखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। यहाँ पे कह रहा है कि 1689 में क्या होता है कि मुगल सेनापति मखरब खां संगमेश्वर में संभाजी और कवि कलश छिपे हुए थे, उनको गिरफ्तार कर लेता है और वो उनकी हत्या कर देता है। कौन? मुगल सेनापति मखरब। कब करता है? 1689 में। नेक्स्ट है संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। और संभाजी के बाद कौन बने? राजा राम बने। कौन? नए छत्रपति बने। अब राजा राम कौन थे? तो उन्हीं के चचेरे भाई या फिर भतीजे लगेंगे। तो ये सब जो है ना, ये एनसीईआरटी में डिटेल से दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी कवर कीजिएगा तो ये सारे चीज़ें पता चल जाएगी। ऐसे में एनसीईआरटी भी कवर करने वाली हूँ। नेक्स्ट है राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाता है? सतारा को अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो है शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी। यहाँ पे देखिए शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी कौन कौन थे, तो हम उनके बारे में देखेंगे अभी। तो पहले देखिए, ये है हवलदार जो है किले के आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करते हैं। उसके बाद है सर-ए-नौबत किले की सेना का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट है सबनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करते हैं। तो ये बॉक्स वाले एक दो बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, बॉक्स वाला पेपर में आता है। हवलदार क्या करते थे? किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करते थे। सर-ए-नौबत किले की सेना का नेतृत्व करते थे। सबनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करते थे। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम जो है किससे संघर्ष करते हुए मारा जाता है? तो मुगल से संघर्ष करते हुए राजा राम मारा जाता है। नेक्स्ट है देखिए, कब मारा जाता है? 1700 में। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकेंड का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। अब जब राजा जी की डेथ हो जाती है तो उनकी पत्नी ताराबाई जो है उनकी विधवा पत्नी होती है ताराबाई, और ताराबाई के पुत्र होते हैं राजा राम, और ताराबाई के पुत्र जो होते हैं उनके 4 वर्ष के पुत्र होते हैं, उनका नाम होता है शिवाजी सेकेंड को ताराबाई राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। अब देखिए, जो हमने देखा था कि जो संभाजी को और उनके जो मंत्री थे, वो विद्वान जो थे, उनको कवि कलश, उनको जो अंग्रेज उनको मार दिया था
ये मुखर्रब खां, इनको भी मार दिया था संभाजी को। संभाजी के पुत्र थे साहू। साहू भी किसके कब्जे में था? औरंगजेब के कब्जे में था। और औरंगजेब के कब्जे में था, लेकिन अब ये छूट जाता है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो वो जेल से, वो कब्जे से छूट जाते हैं और भोपाल के निकट मुगल शिविर में वापस महाराष्ट्र आया। मुगल शिविर से कहाँ जाते हैं? महाराष्ट्र आ जाते हैं। आगे का रहा, साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेरा का युद्ध हुआ। और जब साहू आते हैं, संभाजी के पुत्र, संभाजी किसके पुत्र हैं? शिवाजी के पुत्र संभाजी, संभाजी के पुत्र साहू। साहू ही असली वो गद्दी के हकदार हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेरा का युद्ध हुआ। इन दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें कौन विजयी होता है? साहू विजयी हो जाते हैं, यानी कि वो विजयी हो जाते हैं संभाजी के पुत्र जो साहू जी होते हैं। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। और वो साहू जी जो हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं 22 जनवरी 1708 को। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। अब ये सब जो है साहू के पैतृक प्रधानमंत्री भी हैं पेशवा लोग, क्योंकि पेशवा जो है पेशवा पद शिवाजी के समय से ही था। तो यहाँ पे कह रहा है कि पेशवा पद पहले पेशवा के साथ वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था और पेशवा कहाँ रहते थे? पुणे। प्रधानमंत्री जो है पुणे में रहते थे। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। 1713 में ये साहू जी ने किसको पेशवा बनाते हैं? बालाजी विश्वनाथ को। इनकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो पेशवा बनते हैं उनका नाम है पेशवा बाजीराव प्रथम। ये पेशवा बनते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के कमज़ोर हो रही स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। देखिए क्या कह रहे हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए, मुगल साम्राज्य अब कमज़ोर हो रहा था क्योंकि औरंगजेब मर चुके थे। अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हैं और कहते हैं कि कहा कि हम अपने पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। यानी कि जो बालाजी विश्वनाथ थे वो भी योग्य थे, अब बाजीराव प्रथम थे वो भी योग्य थे। तो इसलिए कह रहे हैं योग्य पिता के योग्य पुत्र थे। और मुगल साम्राज्य उसकी स्टार्टिंग तो बहुत, वो इससे पहले तो बहुत मजबूत थी, लेकिन अब जो है वो खोखला हो चुकी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये पुराना वृक्ष हो चुका है, अब ये खोखला हो गया है। अब इसके शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी और हमारे प्रयत्नों से क्या होगा, मराठा पताका कृष्णा नदी तक अटक तक फहराने लगेगी। ऐसा कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? बाजीराव प्रथम साहू जी से कह रहे हैं। और साहू जी उनको प्रोत्साहित करते हैं, निश्चित रूप से आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। यानी कि हिमालय के पार तक चले जाएगा उत्तर में और नीचे कृष्णा नदी के तक चला जाएगा। निसंदेह आप योग पिता के योग पुत्र हैं। यानी बालाजी विश्वनाथ योग्य थे, आप भी योग्य हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पालखेरा का युद्ध 7 मार्च। यहाँ पे देखिए पालखेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुगी सीवा गांव की संधि हुई। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पालखेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ। पालखेरा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो पालखेरा का बीच बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच होता है। कब होता है? 1728 में होता है। कमेंट में बताइएगा पालखेरा कहाँ है, नहीं पता होगा कमेंट में पूछिएगा। जिसमें निजाम की हार हुई। नेक्स्ट है निजाम के साथ मुंगी शिवगांव की संधि हुई। ये कह रहा है कि
जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ किसकी संधि होती है? मुंगी सिवा गांव की संधि होती है। तो आगे है कि पूछेगा कि मुंगी सिवा गांव की संधि जो है किसके साथ होती है? तो निजाम के साथ होती है। नेक्स्ट है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम, जिसने 29 मार्च 1773 को दिल्ली पर धावा बोल देते हैं। 1737 को 1737 को धावा बोल देते हैं। कब? बाजीराव प्रथम 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोलते हैं और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहे थे। कौन? बाजीराव प्रथम, जो इनका काफ़ी प्रभाव था ये मस्तानी नामक महिला से। नेक्स्ट है 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई और 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तब क्या होता है? बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद, यहाँ पे देखिए, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बनते हैं। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। अब देखिए 1750 में क्या होता है कि संगोला की संधि होती है और सारे अधिकार किसके हाथ हो जाता है? पेशवा के हाथ हो जाता है। आगे है, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता था? नाना साहब के नाम से जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। तो पूछेगा क्वेश्चन, झलकी की संधि किसके किसके बीच होती है? तो हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच झलकी की संधि होती है। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। यहाँ पे कह रहा है कि बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 को होता है। पूछ देता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और 15 या 1661 को दूसरा होता है, 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध। तो देखिए कह रहा है कि बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। मराठों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई और इस हार को सही नहीं कर पाते हैं और सहन नहीं कर पाते हैं और बालाजी की क्या मृत्यु हो जाती है। आगे है माधवराव नारायण। इसमें सबसे मेन ये याद रखिएगा कि जो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम, झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के होती है। और सबसे मेन याद रखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में बालाजी बाजीराव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो जाती है। नेक्स्ट है माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। 1761 में कौन पेशवा बनते हैं? माधवराव नारायण। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। जो माधव नारायण हैं वो मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः वापस लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, एक मिनट, हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब हम इसको देखते हैं। देखिए कहता है माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे थे। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पहले मुगल बादशाह किसका पेंशन भोगी था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी था। अब जो है माधवराव क्या करते हैं कि बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं और मुगल बादशाह किसका पेंशन भोगी बन जाते हैं? मराठों का पेंशन भोगी बन जाते हैं।
नेक्स्ट है पेशवा नारायण राव 1772 से 73। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। और यहाँ पे देखिए पेशवा नारायण राव जो हैं उनके चाचा ही उनके हत्या कर देते हैं। ये सब वजह भी रही मराठे की हार की। तो आगे कब हत्या कर देते हैं? 1772-73 में हत्या कर देते हैं पेशवा नारायण राव की उनके चाचा रघुनाथ राव। नेक्स्ट है पेशवा माधवराव नारायण सेकेंड की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। यहाँ पे कह रहा है कि पेशवा माधवराव नारायण छोटी आयु के थे, कम आयु के थे, जिसके कारण से मराठा राज्य की देखरेख कौन करता था? 12 भाई सभा, जिसमें 12 सदस्य का एक परिषद होता था, वही करते थे देखरेख। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। इसके 2 सदस्य महत्वपूर्ण थे महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 12 भाई सभा क्या था? तो ये मराठा साम्राज्य में 12 सदस्यों का एक परिषद था जो मराठा साम्राज्य की देखरेख करता था। पूछेगा कि जो 2 महत्वपूर्ण 12 भाई सदस्य में 2 महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे? तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। तो अंग्रेज़ों ने किसे मराठा साम्राज्य का मैकियावेली कहा है? तो अंग्रेज़ों ने, देखिए अंग्रेज़ों ने नाना फडणवीस को ही, एक मिनट, अंग्रेज़ों ने नाना फडणवीस को ही क्या कहा है? अंग्रेज जेम्स ग्रांट, जो जिसका नाम अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ थे, उन्होंने मराठों का मैकियावेली किसको कहा है? नाना फडणवीस को, यानी कि बालाजी जनार्दन भानु को कहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट था थोड़ा सा। नेक्स्ट है अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव सेकेंड था। अंतिम पेशवा कौन था? राघोबा का पुत्र बाजीराव सेकेंड, जो अंग्रेज़ों की सहायता से पेशवा बना था। और ये अंग्रेज़ों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। और देखिए इस कारण से ये मराठा का पतन हो जाता है कि अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव सेकेंड था, जो अंग्रेज़ों की सहायता से पेशवा बना था। अब अंग्रेज़ ही सहायता कर रहे हैं इसको पेशवा बनने में, तो अंग्रेज़ जैसे कहेंगे वैसे करेगा, जिसकी वजह से मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। किसका? बाजीराव सेकेंड का। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। और सहायक संधि जो अंग्रेज लाया, बेलेजली ने लाया था, इसको स्वीकार करने वाला प्रथम जो शासक था, प्रथम मराठा सरदार यही था। कौन? बाजीराव सेकेंड। आगे है 1776 में पुरंदर की संधि हुई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि पूछता है पुरंदर की संधि कब हुई? 1776 में। 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन में 1776 में पुरंदर की संधि हुई और इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव का समर्थन वापस ले लिया। कब होता है रघुनाथ राव? 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन वापस ले लिया। अब जो है पुरंदर की संधि पूछ देता है कब होता है, तो 1776 में। इसके तहत क्या हुआ था? पुरंदर की संधि में क्या हुआ था? तो इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव को जो समर्थन दिया था, वो समर्थन क्या किया? वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। अब ये भी याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो 1782 में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है किस संधि से ख़त्म होता है? सालबाई की संधि से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में और सालबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो जाता है। तो याद रखिएगा इसको, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था और इसमें भोसले जो नागपुर के थे, भोसले ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। भोसले ने किसको चुनौती देते हैं? अंग्रेज़ों को चुनौती देते हैं। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच होता है और इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेज़ों को क्या की? चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को कौन सी संधि होती है? देवगांव की संधि होती है।
नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1817 से 19 में होता है। और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे देखिए करा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1817 से 19 में। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। तो इसमें याद रखना क्या है आपको कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1817 से 19। और इस युद्ध के बाद क्या होता है? मराठा शक्ति और पेशवा का वंशानुगत पद समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेज हो जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। नेक्स्ट है पेशवा बाजीराव सेकेंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1888 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। और पेशवा बाजीराव सेकेंड जो है, जिसका जो है सबसे बड़ा योगदान रहा था मराठा साम्राज्य के पतन का, तो पेशवा बाजीराव सेकेंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हार जाता है और 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देता है खुद को। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकेंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो गई। देखिए यह कह रहा है कि पेशवा बाजीराव सेकेंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर देता है? मेलकम के समीप। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर देता है और बाजीराव सेकेंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाजीराव सेकेंड की कब मृत्यु होती है? 1853 में। कहाँ? बिठूर में मृत्यु हो जाती है। कानपुर से हटा करके उनको कहाँ भेज देता है? बिठूर में, ताकि वो कोई पार्टी वगैरह भी मतलब कोई संगठन ना बनाए। तो इस तरह से मराठा साम्राज्य ख़त्म हो जाता है। आज मराठा साम्राज्य ख़त्म हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे तो सबसे अधिक क्वेश्चन रहते हैं। अगर इससे 1-2 क्वेश्चन रहते हैं तो इससे 4-5 रहते हैं क्वेश्चन, इससे 10 क्वेश्चन रहते हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, आधुनिक भारत उत्तरकालीन मुगल सम्राट, मतलब बाद के मुगल सम्राट। तो हमने आधुनिक भारत नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।